Assalamu alaikum students. It's our lecture 3 on unit number 22. There is play, progress, play in one act. So students, before going to start this today's lecture, I would like to go back to the previous lecture and we'll see what we discussed in the previous lecture. So here are a few discussed in our previous lecture on this play. So in that lecture, we saw the setting of the play. That setting means basically time and place of the play. So setting is it is staged in year 1919 after the World War One, and it is also written in the background of World War One. I have told you in the introduction session, and then the place of this scene, the first scene that we can see in the play is a study room, um, where and it is located in a remote village in north of England. And in that study room, there is a doctor of science. There is a professor whose name is Henry Corey, who is engaged in his scientific experiment. And then later in the play, we also saw the character traits of Professor Henry. That he's aged between 50 to 60, and he has a thickish beard. He's a bachelor, and he's a brilliant and dedicated scientist, but a bitter human being. He's cold and humorless. And then we also came across a dialogue between Hannah and Corey about tea and Mrs. Meldon's coming back home. तो स्टूडेंट्स, हमने सेटिंग और कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। और कैरेक्टर ट्रेट्स में हमने डिफरेंट पॉइंट्स भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रोफेसर कोरी जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है। 50 to 60 ईयर्स उसकी एज है, थिकिश बियर्ड है, वो बैचलर है, दैट मीन्स ही हैज़ नॉट मैरिड येट। और उसके बाद वो एक ब्रिलियंट और डेडिकेटेड साइंटिस्ट है, लेकिन एक बिटर ह्यूमन बीइंग है, और वो ह्यूमैनिटी की तरफ इतना अम, उसका ह्यूमैनिटी के लिए फ़ील नहीं करता, दर्द महसूस नहीं करता, और वो बिल्कुल मशीनी आदमी हम उसको कह सकते हैं। सो दो ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अपनी जो साइंटिफिक फील्ड है उसमें बहुत ब्रिलियंट है। और उसके बाद हमने देखा कि एक डायलॉग होता है हैना जो कि सर्वेंट है और प्रोफेसर कोरी के दरमियान। एक्चुअली वो डायलॉग इस तरह से है कि हैना आके प्रोफेसर कोरी को शी टेल्स प्रोफेसर कोरी टू यू नो whether he wants to have tea in study room, or whether he will come down to drawing room to have the tea with Mrs. Melton, because Mrs. Melton is back now. तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। So students, open your books on page number 206, and so here we go. Corey, don't forget to tell her that my experiment is a success. अब क्योंकि उसने आके बताया कि मिसेस मेल्टन भी आ गई हैं और वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आप उनके साथ आके चाय पियेंगे। मिसेस मेल्टन प्रोफेसर कोरी की सिस्टर हैं, वी नो दैट। तो कोरी उसको कहता है, प्रोफेसर कोरी, डोंट फॉरगेट टू टेल हर दैट माय एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस। कि यानी वो कह रहा है कि मैं अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में मसरूफ़ हूँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब उसको कह रहा है कि साथ उसको ये भी बताओ कि मेरा जो तजर्बा है वो एक कामयाबी मिली है उसमें मुझे। और नो यू वुड बेटर नॉट टेल हर, या इस बेहतर है कि तुम उसको ना बताओ। आई डू इट दैट माई सेल्फ, ये मैं खुद करूँगा। यू आर श्योर यू आर श्योर टू मेक अ मेस ऑफ इट। और मुझे यकीन है कि तुम इस जो एक सरप्राइज़ है, जो एक तरह का मैं इसको खुश करने के लिए एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, तुम उसको ख़राब कर लोगी। मेस, ख़राब करना। शी विल बी एज प्लीज्ड एज आई एम, और वो भी इतनी खुश होगी जितना कि मैं हूँ, है ना। शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर। अब है ना उसको बता रही है कि आज मिसेस मेल्टन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कोरी पूछता है, नॉट हैप्पी, वाई, आई एम हैप्पी आरंट आई। कि क्यों खुश नहीं है, मैं तो खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ। सो here he used the writer used a tag question, so I am happy, और एमेंट आई नहीं हो सकता, ठीक है, आरंट आई होता है। आई के साथ आरंट आई जब भी टैग क्वेश्चन में होता है, तो ये दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल। Hannah, well, you see, sir, it's 3 years ago today since her son was killed in the war. तो यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में आए थे। है ना, वेल यू सी सर, है ना। अब बता रही कि क्यों वो परेशान है, क्यों खुश नहीं है। तो क्योंकि आज से 3 साल पहले आज ही के दिन उसका बेटा जंग में मारा गया था और उसकी डेथ एनिवर्सरी है। So Corey, almost forgetting his grievance. Oh yes, I have forgotten that. Of course, one cannot keep on thinking about these things. Almost forgetting his grievance, अपने गम को तकरीबन बुलाते हुए
यानी उसको वो याद ही नहीं कि वो 3 साल पहले उसकी बहन का जो बेटा है वो मर गया था जंग में, तो उसको यानी वो बिल्कुल देखिए हमने पढ़ा था कि वो डेडिकेटेड और है अपनी साइंटिफिक फील्ड की तरफ, बिटर ह्यूमन बीइंग है, वो इंसानों की इतनी कदर नहीं करता, ना ही उनकी केयर करता है, तो इसलिए उसको भूल गया है तकरीबन। ओह यस, हाँ, आई हैड फॉरगॉटन दैट, मुझे भूल गया था। ऑफ कोर्स, यकीनन, वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। वो कहता है कि एक आदमी मुसलसल कीप ऑन मुसलसल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता, यानी एक आदमी मर गया तो उसको उसके बारे में हम मुसलसल सोच के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, है ना? शी डज़ सर, है ना कहती है, लेकिन वो उसकी माँ है तो इसलिए शी डज़ सर, वो उसके बारे में सोचती रहती है। कॉरी, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैड टू अटेंड माई एक्सपेरिमेंट, है ना? वो कहता है कि मुझे अफ़सोस है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन, कि मैं उसको स्टेशन पे नहीं मिला। यानी वो स्टेशन पे इसका इंतज़ार कर रही थी कि वो उसको पिक करेगा आके। बट आई हैड टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट, लेकिन मुझे अपने तजुर्बे को देखना था। यानी यहाँ पे मुझे अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखना था, है ना? आई विश शी वुडेंट ड्वेल ऑन एडीज़ डेथ, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि वो एडी एडी आप देखें, ये कैरेक्टर जो है ये उसका बेटा है, तो अनदर कैरेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है? एडी जो है मिसेज़ मेल्टन का बेटा है, और प्रोफ़ेसर कोरी का जो है नेफ्यू है। सो वो कहता है कि मैं विश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि वो एडी की डेथ में ज़्यादा नहीं खो जाएगी, यानी वो उसको बार बार याद नहीं करेगी, ठीक है? इट्स नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड। वो कहता है कि ये हयात लोग जो हैं, जिंदा लोग जो हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो मुर्दा लोग जो वफात पा चुके हैं इनके बारे में ज़्यादा सोचें। शी इज़ अ वुमन ऑफ कोर्स एंड अ मदर। अब वो कहते हैं कि वो एक औरत है और यकीनन एक माँ है, अ बीरीव्ड मदर, एक गमज़दा औरत है। वी मस्ट मेक अलाउंसेस, है ना? हमें उसके साथ गुजारा करना चाहिए, ठीक है? दैट्स ऑल। नाउ इफ़ वी टेल हर अबाउट माय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, हाउ वुड दैट डू? और यानी अब वो बात वहाँ पे, दैट्स ऑल, अब वो बात वहाँ पे ख़त्म कर दी उसने, और कहता है कि नाउ इफ़ वी टेल हर अबाउट माय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, कि अब अगर हम उसे मेरे जो कामयाब तजुर्बा है उसके बारे में बताएं, हाउ वुड दैट डू, तो ये कैसा रहेगा, है ना? से पूछता है, तो है ना डुबियसली, मुबहम अंदाज में, यानी श्योर नहीं है ना कि अब वो कैसा फील करेगी। आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स देन शी इज़ नाउ सर। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब जितना बुरा महसूस करती है, इसको सुन के इससे भी ज़्यादा बुरा महसूस करे। यानी हैना का जो आंसर है वो मुबहम है कि हैना ये नहीं बता सकती कि वो कैसा महसूस करेगी। यानी आई डोंट सपोज, मेरा नहीं ख्याल, इट वुड मेक हर फील वर्स, कि ये उसको मज़ीद कोई बुरा महसूस कराएगा, या वो इसको सुन के मज़ीद कोई बुरा महसूस करेगी करेगी देन शी इज़ नाउ, जैसा कि वो अभी जिस हालत में है, यानी अब भी बहुत बुरी हालत में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे मज़ीद बुरा वो महसूस करेगी। Corey, well, tell her to come up here and have her tea with me. कोरी उसको कहता है कि उसको जाके बताओ कि वो कम अप हेयर, कि ऊपर आ जाए, एंड हैव टी विद मी, और वो मेरे साथ ही आके चाय पिए, सी देखो, एंड आई टेल हर अबाउट माई एक्सपेरिमेंट, और मैं उसको अपने तजुर्बे के बारे में बताऊंगा, है ना? वेरी गुड सर, है ना कहती है बिल्कुल ठीक। शी टर्न्स टू गो, वो अब वापस मुड़ के जा रही है। कोरी, ओह, एंड है ना टेल हर आई एम वेरी सॉरी, और उसे है ना ये भी कहो कि मैं माजरत खा हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं आई कुडंट मीट हर एट द स्टेशन, कि मैं उसको आके स्टेशन के ऊपर उसको पिक नहीं कर सका, उससे मिल नहीं सका। ठीक है जी। ओके, सो शी ओके, सो दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जो एक तरह की जो बर्फ़ होती है, आइस, वो पिघल जाएगी, यानी वो जो मेरी तरफ से थोड़ी सी वो नाराज़ होगी कि मैं स्टेशन पे उसको लेने नहीं आया, तो थोड़ी सी जो खफा होगी, तो इससे उसकी तबीयत शायद ठीक हो जाए कि मैं माजरत करूं, तो मेरी माजरत उस तक पहुंचाओ कि शायद इससे वो कुछ बेहतर हो जाए, कुछ अच्छा महसूस करे। यानी ये जो हमारे जो कन्वर्सेशन, वैसे ब्रेक द आइस इज़ एन इडियम, और ये वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कन्वर्सेशन में आप किसी स्ट्रेंजर से मिल जाते हैं, तो कोई स्ट्रेंजर आदमी होता है उसके साथ आप बात एक दो बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे या बात स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वो जो दो बंदों के दरमियान जो एक तरह का वो जो आइस होती है, सॉर्ट ऑफ आइस, वो बर्फ़ जो होती है उसको ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक, आप किसी भी मौसम के बारे में बात करते हुए शुरू करते हैं बात को, या आप कोई जोक सुना देते हैं, कोई और चीज़, तो दैट एक्चुअली इन ऑर्डर टू ब्रेक द आइस यू डू दैट।
सो यहाँ पे भी इसने वो जो तलखी है वो एक तरह की उसको ख़त्म करने के लिए एक माजरत की है। और वो भी हैना के पास अपने सर्वेंट के पास उसको भेज रहा है माजरत, ताकि वो पहले से ही जो है इसकी सिस्टर वो अच्छा महसूस करे, और जब वो इसके पास ऊपर आने के लिए रजामंद हो जाए, ठीक है। देन व्हेन शी रियलाइजेस हाउ इम्पोर्टेंट माई वर्क इज़, और जब वो बाद में महसूस करेगी कि मेरा काम कितना ज़रूरी था, यानी मैं इसलिए नहीं आ सका कि मेरा काम ज़रूरी था, तो जब ये महसूस कर सकेगी, ये कर लेगी, एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, और ये कितना इसके ऊपर इन्हिसार करता है, यानी कितना ज़रूरी है कि मैं अपने काम पे के पास रहूँ और काम करता रहूँ, शी विल बी ऑल राइट, तो वो बिल्कुल ठीक होगी। है ना, वेरी गुड सर, है ना, बिल्कुल ठीक। शी गोज़ टूवर्ड्स डोर, वो दरवाजे की तरफ जाती है। देन शी स्टॉप्स, फिर रुक जाती है, एंड टर्न्स टूवर्ड्स हिम, और फिर वापस मुड़ती है। शी रियली इज़न्ट हैप्पी सर, अब है ना दोबारा कह रही है कि वो बिल्कुल वो खुश नहीं है आज। हर नर्व्स आरंट एट ऑल राइट, उसके असाब ठीक नहीं है। यू कांट सी, यू सी शी कांट फॉरगेट सर, आप देखें, देखें कि वो बिल्कुल इस चीज़ को भूल नहीं सकती। यानी अब वो क्यों, उसके असाब जो हैं वो ठीक नहीं है, वो हैप्पी क्यों नहीं है, बिकॉज शी is in great sadness because of the death of her son 3 years ago, और आज उसका जो है डेथ एनिवर्सरी है, तो वो उसको आज याद कर रही है, ठीक है। बट द प्रोफेसर इज बैक एट हिज टेबल, लेकिन अब ये बात प्रोफेसर ने नहीं सुनी, ठीक है। ही इज़ बैक एट हिज टेबल, वो अब अपनी मेज़ की तरफ आ गया, वो उसी तजर्बे की तरफ, इंटेंटली रिगार्डिंग हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने तजर्बे को गौर से देख रहा है। एंड एक्सेप्ट फॉर अ ग्रंट, और सिवाय बड़बड़ाने के, ग्रंट बड़बड़ाना, ही डज नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया। हैना गोज आउट, हैना वापस चली जाती है। द प्रोफेसर मेक्स सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर, और अब प्रोफेसर जो है वो सफ़े के ऊपर कुछ हिसाब किताब करता है, ठीक है, कैलकुलेशंस करता है, एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर रिगार्डिंग देम विद डिलाइट, और फिर पीछे अपनी कुर्सी में बैठ के उसको खुशी से देखता है। डिलाइट खुशी से, रिगार्ड देखना। His manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister. Manifestations कहते हैं लम्हात को, joy खुशी के लम्हात, उसके जो खुशी के लम्हात थे, are interrupted, उसमें मुदाखलत पड़ जाती, उसमें दखल अंदाजी या मुदाखलत होती है, किस तरह से, बाय द एंट्रेंस ऑफ हिज सिस्टर, जब उसकी बहन कमरे में दाखिल होती है, यानी स्टडी रूम में जब उसकी बहन आती है, तो वो जो इन्जॉय कर रहा था अपने एक्सपेरिमेंट को देख के, उसमें एक तरह का वो इंटरप्शन या मुदाखलत पैदा हो जाती है, ठीक है। मिसेस मेल्डन एज्ड बिटवीन 43, एज्ड अबाउट 43, मिसेस मेल्डन अब जो मिसेस मेल्डन है उसके कैरेक्टर ट्रेट्स बता रहा है राइटर, जिसकी उम्र 43 साल है, 43 साल। शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक, उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। पार्टली बिकॉज शी इज़ विडो, जुज़वी तौर पर, ये पार्टली एक वजह उसकी ये है कि वो बेवा है, तो इसलिए उसने काला लिबास पहना है। बट चीफली, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ, क्योंकि अपने बेटे की वफ़ात की वजह से उसने ये लिबास, जो गम की एक सिंबल है, ब्लैक इज़ द सिंबल ऑफ मॉर्निंग एंड रिमेंबरिंग द डेड वंस, तो ये उसकी सिंबल है, इसलिए उसने पहना हुआ है। शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वुमन, नाउ प्लेनली सफरिंग डीपली फ्रॉम हर मेमोरीज। शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वुमन, वो एक हसास तबीयत की मालिक एक है, और हसास तबीयत वाली एक औरत है। नाउ प्लेनली सफरिंग, अब वो मुकम्मल तौर पर तकलीफ़ में है, या सिर्फ जो प्लेनली सिर्फ तकलीफ़ में है, डीपली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। किस चीज़ की तकलीफ़ में? बिकॉज ऑफ हर मेमोरीज, उसकी जो यादें हैं, उन वो यादें उसको तकलीफ़ दे रही हैं, ठीक है। नहीं, वही अपने बेटे को याद कर रही है, तो एक याद उसको उसके लिए एक तरह की एक तकलीफ़ बन चुकी है। बट हर नर्वस सेंसिबिलिटीज़ गिव हर अ स्ट्रेंथ ऑन ओकेजन्स व्हिच इज़ हार्डली क्रेडिबल, लेकिन जो उसकी असाबी मजबूती है, नर्वस सेंसिबिलिटी, असाबी मजबूती, गिव हर अ स्ट्रेंथ, उसको एक ताकत और हिम्मत देती है, ऑन ओकेजन्स, ऐसे मौक़ों पर, विच इज़ हार्डली क्रेडिबल, जो कि बमुश्किल ही काबिल यकीन है, यानी उसकी जो नर्वस सेंसिबिलिटी है, असाबी मजबूती है, वो इतनी काबिल यकीन नहीं है, वो अब असाबी तौर पे इतनी काबिल यकीन नहीं है, क्योंकि वो उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके असाब अब कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर वो हिम्मत वाली औरत के तौर पे हमें नज़र आती है, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। शी इज़ नॉट अ फ्रेटफुल कंप्लेनिंग वुमन, वो एक घबराई हुई और शिकायत करने वाली खातून नहीं है, कंप्लेनिंग, शिकायत करने वाली, हु बिहेव्स
as if she were the only person in the world who had suffered bereavement. यानी वो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करती, who behaves as if, जैसा कि वो वाहिद वो खातून है इस दुनिया में जिसने ये गमज़दा होने की तकलीफ़ उठाई है। यानी उसका बेटा खो गया है जंग में, तो ये ऐसा रवैया नहीं अख्तियार करती कि जैसे वो वाहिद खातून है दुनिया में और उसी का एक बेटा खो गया है। अ, वही एक है पूरी दुनिया में, तो इतना ज़्यादा वो गम हर वक़्त मनाती फिरे। लेकिन क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी है, तो इस वजह से वो उसको याद ज़रूर कर रही है, लेकिन फिर भी वो अब संजीदा है। हर वक़्त वो उसी के बारे में बात नहीं करती रहती। ठीक है? बेरीवमेंट कहते हैं, बेरीव्ड फैमिली जैसे होती है, गमज़दा ख़ानदान या पसमानदगान जो होते हैं, जिनके घर में कोई अगर डेथ हो जाए, तो वो जो फैमिली पीछे जो उनके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स, उनको बेरीव्ड कहते हैं। ठीक है? सो बेरीवमेंट गमज़दा होना। एंड व्हेन इन द कोर्स ऑफ द प्ले, और इसी खेल जो है, ये जो प्ले जो ड्रामा लिखा गया है, इसी के दौरान शी स्पीक्स ऑफ हर लॉस। जब वो अपने व्हेन शी स्पीक्स ऑफ हर लॉस, जब वो अपने नुकसान के बारे में बात करती है, तो शी डज सो विद ग्रेव एंड ब्यूटीफुल डिग्निटी। तो वो इसको बहुत संजीदगी के साथ ये बात करती है, और बहुत खूबसूरती से, अजमत के साथ। ठीक है? खूबसूरती से या अजमत के साथ या अपनी इज्जत को बहाल रखते हुए वो अपने गम को बयान करती है। मिसेस मेल्टन अब वो हेनरी, अब प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर हेनरी कोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है? सो हेनरी अब उसको बुला रही है। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इन दिस पैराग्राफ, क्योंकि जो पहले के जो हमने जितने भी डिस्कशन किए वो डायलॉग की फॉर्म है, तो इसलिए उसको पैराफ्रेज एज सच हम नहीं करेंगे। जो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इट्स the writer's point of view, and in this paragraph the writer explained the character traits of Mrs. Melton, and before that he explained the regards of professor for his own work, for his own experiment. He was so delighted to watch his experiment, and then suddenly Mrs. Melton entered the room, and then the writer went on explaining the character of Mrs. Melton. ठीक है? That she is a sensitive looking woman. She is dressed in a black dress because of because she's widow, and because of the reason that her son died 3 years ago, and it's the death anniversary of her son. So she's suffering from that tragedy, but she is not a fretful and complaining woman. She bears the pain very bravely. All right. Okay, so अब कोरी टर्निंग ओ माय डियर शार्लेट। अब इसका जो नाम है मिसेस मेल्टन का, वो शार्लेट है। ठीक है? अब मिसेस मेल्टन और इसका जो अपना नाम है वो शार्लेट है। अब वो कहता है कि टर्निंग, मुड़ते हुए, ओ माय डियर शार्लेट, मेरी प्यारी शार्लेट, आई एम सॉरी आई डिडंट मीट यू एट द स्टेशन। मैं माजरत खा हूँ कि मैं तुमसे स्टेशन पे नहीं मिल सका। मिसेस मेल्टन सीटिंग हरसेल्फ बाय द फायर, मिसेस मेल्टन जो कि चूल्हे के पास या आग के पास बैठते हुए, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है हेनरी, ओनली आई थॉट यू वर कमिंग, सिर्फ मैंने ये सोचा था कि तुम आ रहे हो, एंड यू सेड यू वुड, और तुमने ये कहा था कि तुम आओगे, एंड आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड, और मैं इस सर्दी में बहुत वक्त तक इंतज़ार करते रही तुम्हारा। कॉरी, येस आई एम सॉरी अबाउट दैट, हाँ मैं उसके बारे में माजूद था हूँ, बट यू सी, लेकिन देखो, आई वॉज बिजी, मैं मसरूफ़ था। शार्लेट, आई हैव सक्सीडेड एट लास्ट, शार्लेट में आखिरकार कामयाब हो गया। आई हैव गॉट जस्ट एग्जैक्टली वट आई वॉन्टेड शार्लेट, मैंने बिल्कुल वही चीज़ हासिल की जो मैं चाहता था। एब्सोल्युटली द थिंग, बिल्कुल वही चीज़। दिस विल ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून टू मी, ये मेरे लिए शोहरत एंड फॉर्चून और दौलत लाएगी। यानी जो चीज़, जो एक्सपेरिमेंट मैं अभी कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, जो चीज़ ईजाद कर रहा हूँ, ये मेरे लिए शोहरत और दौलत का सबब बनेगी। आई शैल बी रिच नाउ, और अब मैं अमीर हो जाऊँगा, बट मोर देन दैट, आई शैल बी आई शैल बी रिच नाउ, अब मैं अमीर हो जाऊंगा, बट मोर देन दैट, लेकिन इससे भी ज़्यादा, आई शैल बी फेमस, मैं मशहूर हो जाऊंगा। माई नेम विल लिव फॉर एवर, और मेरा नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। वन आई सॉ हाउ वेल द एक्सपेरिमेंट गोइंग, जब मैंने देखा कि मेरा तजुर्बा कितना बेहतरीन जा रहा है,
आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से कहा, शार्लेट वोंट रियली एक्सपेक्ट मी टू मीट हर जस्ट when everything गोइंग सो राइट। तो शार्लेट मुझसे मिलने की तवक्को नहीं करेगी। यानी मैं, वो कहता है, शार्लेट को कहता है, अब कह रहा है कि जब मैंने देखा कि मेरा तजर्बा कामयाब हो रहा है और अच्छा जा रहा है, तो मैंने यहाँ बैठ के अपने तजर्बे में ही मसरूफ़ रहा और मैंने अपने आप से ये मैंने कहा कि शार्लेट को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और ये वो शार्लेट बिल्कुल तवक्को नहीं करेगी मेरे आने की, जस्ट व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग सो राइट, यानी अब जबकि हर चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही है। आफ्टर ऑल शी इज़ ग्रोन अप वुमन, और मैंने अपने आप से ये भी कहा कि वो एक समझदार और अब मैच्योर ग्रोन अप खातून है, एंड शी नोज़ द वे होम एज वेल एज आई डू, और वो भी घर का रास्ता जानती है जैसे कि मैं जानता हूँ। सो आई डिडंट गो, तो इसलिए मैं नहीं किया। आई स्टेड हेयर एंड डिड माई वर्क, और इसलिए मैं यहीं ठहरा, मैं यहीं रुक के मैंने अपना काम मुकम्मल किया। आई नो यू वुड अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ कि तुम समझ पाओगे इसको, ठीक है। एंड इट्स अ सक्सेस, और ये कामयाबी है। अब ये मुझे कामयाब, मेरा तजर्बा भी कामयाब हो गया, तो ये एक अच्छी खबर है कि मैं तुम्हारी तरफ तो स्टेशन पे नहीं आ सका, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट वंडरफुल सक्सेस आई हैव एवर हैड, और ये अजीम और हैरानकुन कामयाबी है जो कि कभी मुझे मिली हो। मिसेस मेल्डन, ओ यस, मिसेस मेल्डन ने कहा, हाँ बिल्कुल। कोरी डेस्ट, अब कोरी शर्मिंदा हुए थे। वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रही। मिसेस मेल्डन, ये नेक्स्ट लाइन से ये स्टार्ट होगा। मिसेस मेल्डन, ऑफ कोर्स, यकीनन। मिसेस मेल्डन कह रही है कि यकीनन, आई एम ग्लेड इट्स अ सक्सेस, मैं खुश हूँ कि ये एक कामयाबी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि ऊपर वाली जगह पैराग्राफ में हमने जो प्रोफेसर का जो एक्चुअली अटेम्प्ट है, इस जो उसकी इंटेंट है बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट, वो उसका फेम और फॉर्चून है। और ये उसकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। ही डज़ नॉट केयर अबाउट हिज रिलेशनशिप। अब देखें, उसके लिए अपनी सिस्टर, चलिए ये तो एक एग्जांपल है कि वो उसका इंतज़ार करिए, लेकिन फिर भी उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और वो कितना मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। वो बिल्कुल ही हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी वो रिगार्ड कोई उसकी तरफ नहीं है, कोई लव वो ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं है। अपने रिलेशनशिप जो हैं, फैमिली रिलेशनशिप, वो उनको भी इतना उनका ख्याल नहीं रखता जितना कि वो अपने साइंटिफिक वर्क को अहमियत देता है, ठीक है। तो ये सब वो किस चीज़ के लिए कर रहा है? मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, फेम और फॉर्चून के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उसकी एक जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसने अडॉप्ट की है, और ये फेम और फॉर्चून के लिए है, ठीक है। सो यहाँ से हम उसके कैरेक्टर को साथ साथ समझ भी सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि वो हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी की केयर नहीं करता, ठीक है। मिसेस मेल्टन, ऑफ कोर्स आई एम ग्लेड इट्स अ सक्सेस, मिसेस मेल्टन कहती है कि यकीनन मैं खुश हूँ, आई एम ग्लेड इट्स अ सक्सेस, कि ये कामयाबी है, ये कामयाबी है। हेनरी, वट एवर इट इज़, बट यू सी, यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट, कि ये जो भी है, वट एवर इट इज़, ये जो कुछ भी है, यू सी, देखो तुमने मुझे कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोरी, नो दैट्स ट्रू, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ। कोरी कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है कि मैं यकीन रखता हूँ किस बात पे? इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ, मैं अपने राज अपने आप के साथ, अपने साथ ही रखता हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो मैं इस बात का कायल हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, ठीक है। टेल नो वन एनीथिंग अनटिल यू आर obliged टू, उस वक्त तक किसी को ना बताओ जब तक कि तुम पाबंदी में हो, यानी जब तक तुम्हारे ऊपर पाबंदी है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तो उस वक्त तक कुछ नहीं बताना तुमने। दैट्स माई प्रिंसिपल, और यही मेरा उसूल है। नो वन नोज दैट आई हैव बिन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ, और ये कोई भी नहीं जानता कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता रहा हूँ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, सिवाय मेरे। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन शार्लेट इज रेटिसेंस, वो कहते हैं कि जो कामयाब इजाद है, उसका जो राज है वो क्या है? रेटिसेंस, कम गो होना, खामोश मिजाज होना, यानी दूसरे लोगों को जितना कम बताओगे, इतना ही ज़्यादा सक्सेस के आपके चांसेस, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इट इज़, लेकिन अब जबकि वो कहते हैं कि कामयाबी मुझे मिल गई है, सक्सेस मिलने के बाद बता सकते हो, पहले नहीं बताना किसी को, ठीक है। पहले इसको अपने सीक्रेट रखना है, तो यही मेरा असूल है, ठीक है। उसूल उसका जो प्रिंसिपल है, वो उसूल उसका ये है, ठीक है। सो द कंपोनेंट पार्ट्स
बट नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इट इज़, लेकिन अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये क्या है। द कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टिल माई सीक्रेट एंड विल रिमेन सच। लेकिन इसके जो अज्जा हैं, जो हिस्से हैं, वो अभी भी मेरा राज हैं, एंड विल रिमेन सच, और वो इसी तरह से राज रहेंगे अनटिल आई कैन गेट अ बाइंडिंग ऑफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम सम गवर्नमेंट। उस वक्त तक, जब तक कि मुझे मजबूत पेशकश, बाइंडिंग ऑफर, मजबूत पेशकश नहीं मिलती किसी भी हुकूमत की तरफ से। यानी वो जो मैंने आपको पीसेस बताए थे, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, तो उसके पीसेस जो हैं डिफरेंट, जो वो बना रहा है, कोई इन्वेंशन, कोई बॉम्ब वगैरह के पीसेस दीवार के साथ लगे हुए हैं, तो कंपोनेंट पार्ट्स, वो जो सेक्शनल डायग्राम है, वो उस डायग्राम को आपस में मिला के तो कुछ बनाएगा, ठीक है। तो अभी उसने इन्वेंट कर लिया, लेकिन जो उसके डायग्राम्स एक दूसरे के साथ अटैच करने हैं, वो सिर्फ उसी को पता है, तो किसी और को नहीं पता अभी तक, ठीक है। मिसेस मेल्टन, गवर्नमेंट, इज इट अ गवर्नमेंट मैटर? मिसेस मेल्टन कहती है कि हुकूमती, क्या ये एक हुकूमती मामला है? कौरी, आई शुड थिंक इट इज़, कि मेरे ख्याल में ये एक हुकूमती मामला है। कौरी कहता है, आई शैल ऑफर इट फर्स्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले मैं इसकी पेशकश, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, जो इन्वेंट कर रहा हूँ, मैं पेशकश इसकी करूँगा, ऑफ़र करूँगा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बरतानवी हुकूमत को, ऑफ कोर्स, यकीनन। बट इफ़ दे वोंट पे माई प्राइस, लेकिन अब अगर वो मेरी मांगी गई कीमत अदा नहीं करते, आई ऑफर इट टू समबडी एल्स, तो मैं इसको किसी और आदमी को बेच दूंगा, उसको पेशकश करूंगा। टू मैनी इन्वेंटर्स हैव बीन लेट डाउन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेट डाउन का मतलब होता है मायूस करना, ठीक है। तो वो कहता है कि टू मैनी इन्वेंटर्स, बहुत सारे मौजूद, यानी बहुत सारे लोगों जिन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं मुख्तलिफ, तो उनको बरतानवी हुकूमत ने मायूस किया है, यानी उनको उनको इतने प्राइस पे नहीं की, इतना पैसा जितना कि वो डिमांड कर रहे थे वो नहीं दिया, तो इस तरह से उनको मायूस किया है। बट दे विल नॉट लेट मी डाउन, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। नो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, नहीं, मैं अपनी हिफाजत, अपना ख्याल खुद कर सकता हूँ, खुद रख सकता हूँ। बट देन वन दे हियर वट माई इन्वेंशन इज़, लेकिन जब वो सुनेंगे कि मेरी, उनको पता चलेगा कि मेरी ईजाद क्या है, दे विल जंप एट इट, तो वो फ़ौरन पेशकश को कबूल करेंगे। जंप एट इट का मतलब फ़ौरन, यानी एकदम हुकूमत के नुमाइंदे जल्दी से मेरी तरफ आएंगे और उस पेशकश को, जितने में मुंह मांगे दाम, मुझसे ये चीज़ ले लेंगे, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज़ है। मिसेस मेल्टन, विल दे, क्या वो ऐसा करेंगे? कौन, ऑफ कोर्स, यकीनन। दे विल, दो यू आर क्वाइट जस्टिफाइड, दे विल, वो ऐसा करेंगे, दो यू आर क्वाइट जस्टिफाइड, अगरचे तुम इस बात में दुरुस्त हो, हक बजानिब हो, इन फीलिंग स्केप्टिकल अबाउट देम, उनके बारे में शक, मशकूक हो, उनके बारे में तो जो तुम शक कर रही हो, स्केप्टिकल हो, ये तुम ठीक कह रही हो, दुरुस्त हो। इट वॉज वेरी हार्ड टू गेट देम टू यूज टैंक्स, मशकूक तुम जो हो वो ठीक हो, क्यों क्यों ठीक हो, वो कह रहा है कि इसलिए तुम, उनके बारे में जो तुम्हारा शक है कि वो इतनी चीज़ को इतने महंगे दामों में नहीं खरीदेंगे, या जो तुम इन्वेंट कर रहे हो उसको नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि वो कहता है कि इट वाज वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल था, टू गेट देम, कि उनको कायल किया जा सके, टू यूज़ टैंक्स, कि वो टैंक इस्तेमाल करें, जो जंग में टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, कि उनका इस्तेमाल भी बरतानवी हुकूमत को उस पर कायल करना बहुत मुश्किल था, इन द वॉर, ठीक है, जंग में, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनको कायल करना। दोज कैवलरी जनरल्स हैड टू बी फोर्स टू यूज़ देम, कैवलरी जनरल, घुड़सवार, कैवलरी वो जनरल्स, वो सपसलार जो कि घुड़सवार होते हैं, ठीक है। तो वो जो घुड़सवार थे, उनको हैड टू बी फोर्स टू यूज़ देम, उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ को, टैंक्स को इस्तेमाल करना के लिए, करने के लिए उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती थी, उन वो वैसे खुद नहीं यूज़ करते थे। दे ought टू बी हॉर्स नेकर्स इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स, तो वो घोड़े ज़बह करने वाले, हॉर्स नेकर्स का मतलब होता है घोड़े ज़बह करने वाले, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि वो जैसे घोड़े ज़बह करने वाले हों, और इंस्टेड ऑफ सोल्जर, बजाय एक सिपाही के, तो वो सिपाही नहीं लगते थे, वो घोड़े ज़बह करने वाले, यानी वो खुद तो घोड़ों पे, वो कैवलरी जनरल्स, घुड़सवार जो थे, वो घोड़ों पे जाते थे मैदान जंग में, लेकिन अगली फौज के पास जो टैंक होते थे, वो टैंक वो जब इस्तेमाल करते इनके घोड़ों के खिलाफ, तो इनकी घोड़े वहाँ पे मर जाते। तो ये सोल्जर से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो हॉर्स नेकर्स लगते, कि अपने ही घोड़े मरवाने जाते थे, तो इसलिए वो जदीद चीज़ें इस्तेमाल नहीं ना करने की वजह से उनको हॉर्स नेकर्स कह रहा है, ठीक है। एंड टिन हेड्स, और फौलाद से बनी टोपी, टू, टिन हेड्स यानी वो हेलमेट की तरह का जो फौलाद से बनी टोपी, जो मैदान जंग में तलवारबाजी में आपने देखा होगा इस्तेमाल होती है, टू, वो भी, लुक what a time it was before the tamed war office could be persuaded to use them,
वो कहता है कि देखो ये कैसा वक्त था कि जब उस लानती डैम्ड लानती वॉर ऑफिस जंगी दफ्तर वो है जो कि बरतानिया का वॉर ऑफिस पहले होता था, अब डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ही रिलेटेड, यानी जो जंग के मामलात को देखता है उसको जंगी दफ्तर कहते हैं। तो अब जो मिनिस्ट्री जो है वजारत दफा जो हर मुल्क की तकरीबन है, वो इस चीज़ को देखती है, ठीक है। कुड बी परसुएडेड उसको माइल किया जा सकता था टू यूज़ देम, इन चीज़ों को यूज़ एम, ये देम है, ठीक है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अफ़सोस है शार्लेट, आई ऑट नॉट टू बी टॉकिंग अबाउट द वॉर टू यू, मुझे तुम्हारे साथ जंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली टुडे। सो व्हाई टुडे स्टूडेंट्स, उसने ये क्यों कहा कि टुडे आई शुड नॉट बी टॉकिंग टू यू अबाउट द वॉर? बिकॉज वो पहले ही गमज़दा है, वो पहले ही उसके, बिकॉज इट्स द एनिवर्सरी ऑफ हर सन हु डाइड इन द वॉर 3 years ago। सो इसलिए वो कहता है कि आज ख़ास तौर पर तुम्हारे साथ मैं जंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। ओके, सो मिसेस मेल्टन, आई डोंट माइंड, मिसेस मेल्टन कहती है कि मैं बुरा नहीं मनाती हेनरी, एंड आफ्टर ऑल द वॉर ऑफिस इजंट द वॉर, और वो कहती है कि वॉर ऑफिस तो वॉर नहीं है। कोरी, नो दैट्स ट्रू, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। मिसेस मेल्टन, व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हेनरी? मिसेस मेल्टन अब पूछती है कि हेनरी तुम्हारी इन्वेंशन क्या है, तुम्हारी ईजाद क्या है? शार्लेट, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। और ये कहता है कि बहुत दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में बात करने लगा हूँ। हैना एंटर्स, और जब वो बात अभी उसने की नहीं है तो इसी इंस्टेंस में जो उसकी सर्वेंट है हैना एंटर्स विद अ टी ट्रे, हैना टी ट्रे लेके चाय लेके एंटर हो जाती है। हियर इज़ द टी सर, और वो कहती है कि चाय आ गई है सर। सो कोरी, डैम, ओह ऑलराइट, वो कहता है कि लानत हो, वो बिल्कुल ठीक है, पुट इट डाउन देयर, यानी वो अब कहते वो बात शुरू करने वाला था तो दरमियान में इंटरप्ट हो गया, तो इस वजह से वो डैम कह रहा है, ठीक है। तो ऑलराइट, वो कहता है कि ठीक है, इसे यहाँ पे रखो। हैना अरेंजेस द टी ट्रे इन फ्रंट ऑफ मिसेस मेल्टन, हैना उस टी ट्रे को रखती है मिसेस मेल्टन के सामने। द प्रोफेसर मीन टाइम, और इसी दौरान जो प्रोफेसर है इज़ बैक एट हिज टेबल, वो अब दोबारा अपनी टेबल की तरफ चला गया। एंड हिज रिटॉर्ट, और अब वो उसी रिटॉर्ट जो उसका वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिटॉर्ट, एंड इज फार्मूला, और अपने उसी फार्मूला की तरफ जिसको यूज़ करते हुए उसने वो एक्सपेरिमेंट किया है। नाउ एंड अगेन ही एक्सक्लेम्स टू हिम्स, और वो बार बार अपने आप के साथ ही बातें कर रहा है। मिसेस मेल्टन, हैज़ एवरीथिंग बीन ऑल राइट है ना, अब मिसेस मेल्टन और हैना के दरमियान डायलॉग शुरू हो गया, ठीक है। तो मिसेस मेल्टन हैना से पूछ रही है कि हैज़ एवरीथिंग बीन ऑल राइट है ना, कि क्या सब कुछ ठीक रहा है ना? यस मैम। अब जी वो कह रही है कि मैडम सब कुछ ठीक रहा है। गेज, अब देखें अनदर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड है, गेज द गार्डनर, जो कि एक माली है इनके घर का। ब्रॉट अप द रीथ यू ऑर्डर्ड फॉर द वॉर मेमोरियल। मैम, वो कहती है कि गेज जो कि माली है उसने फूलों का गुलदस्ता, रीत कहते हैं फूलों के गुलदस्ते को, फूलों का हार, ये गुलदस्ता जो कि मुर्दा जो या जो एनिवर्सरी के मौके पर कब्रों पे फूल चढ़ाए जाते हैं उनको रीत कहते हैं, ठीक है। यू ऑर्डर्ड फॉर द वॉर मेमोरियल, कि जो आपने जंग की याद के लिए जो फूलों का गुलदस्ता का ऑर्डर दिया था, मंगवाया था, जो वो आ गया है, तो वो गार्डनर गेज ने मुझे दिया है। आई गॉट इट इन द किचन नाउ, मैं उसको किचन में लेके गई हूँ, किचन में मैंने रखा है। शैल आई फेच इट फॉर यू, क्या मैं उसे लेके आऊँ आपके लिए? फेच का मतलब होता है लाना। एंड देन हैना हैविंग फिनिश विद द टी टेबल गोज आउट, और फिर हैना का जो टेबल है, चाय की मेज़ किस को का काम ख़त्म करके, यानी मेज़ के ऊपर चाय वगैरह उसने रख दी है, टेबल सेट कर लिया है, तो वो बाहर चली जाती है। मिसेस मेल्टन, कम एंड हैव योर टी, मिसेस मेल्टन कहती है हेनरी को कि हेनरी आओ और अपनी चाय पी लो। कोरी, ऑल राइट, और हेनरी कोरी कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बट ही डजंट स्टिर, वो कह के अब ये जो ब्रैकेट में है ये राइटर कह रहा है कि बट ही डजंट स्टिर, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पे बैठा है, उस एक्सपेरिमेंट में खोया हुआ लगता है हमें, बिल्कुल इतना उसमें डेडिकेटेड और पैशनेट है कि वो अब वो ऑलराइट किया कि फिर भी वहाँ से हरकत नहीं कर रहा। स्टेयर का मतलब मूव या हरकत करना, ठीक है। उसी में अभी भी इन्वॉल्व है, उसी में लगा हुआ है, काम कर रहा है। मिसेस मेल्टन, कम अलोंग हेनरी, कि जल्दी आओ हेनरी, मिसेस मेल्टन के लिए। कॉरी, ए ओ ऑलराइट इन अ मिनट, कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है। मिसेस मेल्टन, योर टी विल गेट कोल्ड इफ़ यू डोंट कम नाउ, मिसेस मेल्टन कहती है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी अगर तुम अब नहीं आए तो। कोरी गेटिंग अप एंड कमिंग टू द टेबल, अब कोरी उठ के टेबल की तरफ आ रहा है, मेज़ की तरफ। ओ हाउ वुमेन डू फस, अच्छा जी, वो कहता है कि
हाउ वुमेन डू फस के ख़वातीन जो हैं वो इतनी जल्दी किस के किम करती हैं, यानी तुम जो ख़वातीन होती हो वो बहुत जल्दी या शोर मचाती हो, फस एक्साइटमेंट को कहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट तुम लोग क्रिएट करती हो। योर सेक्स इज़ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्लेट, यानी तुम्हारी जो जिन्स है वो बहुत ही अजीब सी और बहुत गैर मामूली है, ठीक है। ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर अदर थिंग्स, और तुम हमेशा तैयार होती हो, रजामंद होती हो, विलिंग टू ब्रेक ऑफ, तर्क करना, छोड़ देना, थिंग्स फॉर अदर थिंग्स, चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को के लिए, यानी जब एक काम औरतें मुकम्मल नहीं करती और वो काम अधूरा छोड़ के दूसरे काम की तरफ चली जाती हैं, यानी वो जब उसको बुला रही है चाय के लिए तो वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम लोग औरतों की जो है वो नेचर किस तरह की है कि तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करती हो, दूसरे काम की तरफ चली जाती हो। नो एप्लीकेशन, कोई लगाव नहीं होता, नो कंसंट्रेशन, कोई तवज्जो नहीं होती अपने काम की तरफ, नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट इम्पर्सनल डिवोशन, और ना ही कोई गुंजाइश, कैपेसिटी गुंजाइश होती है फॉर कंप्लीट इम्पर्सनल डिवोशन, इम्पर्सनल गैर ज़ाती, कंप्लीट मुकम्मल, मुकम्मल तौर पर गैर ज़ाती अखलास के लिए ख़वातीन में जो डिवोशन है, खुलूस के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं होती। दैट्स वाई नो वुमेन हैव एवर बीन ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, इसीलिए कोई भी खातून कभी भी अजीम फ़नकार या साइंसदान नहीं बन सकी। वो कहता है कि ना ही उनमें लगाव होता है, ना तवज्जो से काम करती हैं, ना ही वो अखला मुखलिस होकर किसी काम को करती हैं, एक काम शुरू करती हैं तो छोड़ के दूसरे पे चली जाती हैं। तो इसलिए वो कभी भी, उनका पर्पस सिंगल नहीं होता, वो कभी भी एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करती, एक ही काम नहीं करती, तो इसलिए वो कभी भी बड़ा फ़नकार या बड़ा साइंटिस्ट औरत कभी भी नहीं देखी हमने, नहीं बन सकती। बिकॉज दे विल नॉट forsake everything एंड फॉलो, बिकॉज दे विल नॉट, दे का मतलब साइंटिस्ट, ये बड़े लोग जो हैं वो कोई भी चीज़ दे विल नॉट forsake, वो छोड़ते नहीं हैं, forsake का मतलब छोड़ना, एवरीथिंग, हर चीज़ छोड़ते नहीं हैं, एंड फॉलो, और पीछा करते हैं, यानी हर चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ का पीछा नहीं करते। वेल वट एवर इट इज़ दे ऑट टू बी फॉलोइंग, लेकिन बहरहाल जो भी हो, इट इज़, जो भी ये जो कुछ भी हो, दे ऑट टू बी, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का पीछा करें, इस चीज़ के साथ लगे रहें, यानी साइंटिस्ट की बात करें। सो इन दिस पैराग्राफ वी सॉ दैट वी सॉ प्रोफेसर कोरीज ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेमेन। तो हम यहाँ से क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ प्रोफेसर कोरीज पॉइंट ऑफ व्यू, और व्हाट इज़ प्रोफेसर कोरीज व्यू ऑफ वेमेन, वो औरतों के बारे में उसका क्या व्यू है। तो आप यहाँ पे इसी पैराग्राफ से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हैना रिटर्न्स, हैना वापस आती है कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स, और वो बंच ऑफ फ्लावर्स वही रीत, गुलदस्ता जो फूलों का वो लेके आती है, टू विच अ लेबल इज अटैच, जिसके ऊपर एक लेबल भी लगा हुआ है। हैना हेयर इट इज़ मैम, हैना कहती है कि मैम ये मैं ले आई हूँ। कोरी व्हाट इज़ दैट, अब प्रोफेसर कोरी, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि ये फूल किस लिए मंगवाए हैं, वो तो अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी है, तो वो पूछ रहा है कि ये किस लिए हैं। सो मिसेस मेल्डन टेकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम हैना, वो हैना से वो फूल लेते हुए, आई ऑर्डर इट फ्रॉम गेज टू पुट ऑन द वॉर मेमोरियल, इट्स फॉर एडी। और प्रोफेसर हैना से वो फूल लेते हुए कहती है कि मैंने ये मंगवाए हैं गेज से, ताकि मैं वो जो जंग की याद है उस पर, उसके लिए मैंने मंगवाए हैं, तो मैं उसकी कबर पे, एडी की कबर पे मैं इसको, इन फूलों को चढ़ाऊंगी, इट्स फॉर एडी, ये एडी के लिए हैं, ठीक है। ओह यस यस, प्रोफेसर कोरी कहता है कि हाँ अब उसको याद आया, ठीक है। सो मिसेस मेल्टन आई शिल टेक इट डाउन देयर आफ्टर टी, तो अब मैं इनको चाय पीने के बाद मैं इस फूलों को लेके जाऊंगी, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। कोरी आई वुड लाइक टू, मैं चाहता तो हूँ कि मैं आऊँ, ऑफ कोर्स यकीनन, बट आई रियली मस्ट फिनिश दीज थिंग्स, लेकिन मुझे ये चीज़ें मुकम्मल करनी है, जो एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है, ये मुकम्मल करना है। मिसेस मेल्टन वेरी वेल हेनरी, बिल्कुल ठीक हेनरी, टू हैना, अब वो हैना से बात करी, अगला जो उसका लाइन है ये हैना से है। थैंक यू हैना, बहुत शुक्रिया हैना, आई कीप द फ्लावर्स है, मैं इन फूलों को यहाँ पे रखूँगी। एग्जिट हैना, तो यहाँ से हैना निकल जाती है, ठीक है। So alright students, that's it from today's lecture. So in order to sum up, I have written some points here. So हम sum up इस तरह से कर सकते हैं कि in this lecture we first of all studied Professor that we saw that Professor Corey was busy in his experiment, and Mrs. Meldon enters the room. She's aged 43. She's dressed in black, partly because she is widow, and chiefly because of her son's death. And then Professor Corey and Mrs. Meldon, they talk about the new experiment and invention, and Corey is
we can see that Corey adopts materialistic approach, and he is doing all this because of fame and fortune. And Corey plans to offer his invention to government, and he attempts he in his intents are to sell his invention to government. And then we also saw that another character is introduced, Gage, who is a gardener, and he was the one who brought up the wreath. And Corey also gave his point of view of women, that they lack concentration and devotion in their work. That's why they cannot become great scientists or great artists. So that's all we discussed in this lecture. So on the basis of this, your homework is to write answer to the following questions, and these questions are already discussed in today's discussion. First one is, what is Professor Corey's view of women? कि ख़वातीन के बारे में, औरतों के बारे में प्रोफेसर कोरी का व्यू क्या है, वो क्या समझता है उनको. Elaborate how Corey is a materialistic person in the play. So किस तरह से वो materialistic approach adopt की है उसने, ये दोनों questions आपने answer करने हैं, separate sheet के ऊपर लिखने हैं. Thank you so much for watching. If you have any question, you can ask in the comment section. Take care. Allah Hafiz.